दाबाज़ है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड 31 है और हम साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का मुतालिया कर रहे हैं। आज हम इसकी जो हम मुख्तलिफ इसमें हेडिंग्स हैं, ठीक है। आज हम चौथा एक टॉपिक है इसमें वो शुरू करने लगे हैं, जो है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग, ठीक है जी। इसको शुरू करेंगे। तो कंपाउंडिंग वाला जो टॉपिक है इसमें बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इसको मैं एक लफ्ज़ में इसको मैं करूँ ना, अगर आप कहें इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो वो होगा कंसिस्टेंसी। यानी कि वो कहना चाहता है इस पूरे टॉपिक में ये बात कर रहा है कि आपने जो भी काम करना है, ठीक है, चाहे बिजनेस कर रही हैं, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रही हैं, आपने वो कंसिस्टेंटली करते रहना है और सब्र से करना है। यानी कि आप जल्दी में मैंने आज पैसे कमाने, आज मैंने अमीर होना है। अभी जाएगी ना, इससे अगला टॉपिक भी आज हम करेंगे कवर, वो है कि गेटिंग वेल्दी, अमीर होना और फिर अमीर रहना, इसमें फ़र्क है, ठीक है। और वो उसकी बेसिक वजह यही है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, सब्र, ठीक है। अब उसमें कंपाउंडिंग यही चीज़ है कंपाउंडिंग, कि आपने कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अगर बिजनेस में अगर कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर कंसिस्टेंटली करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर इस टॉपिक में वो बात करता है वैरन के बारे में। वो कहता है कि वैरन के मतलब 2000 से अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं कि किस तरह उसने पैसा कमाया, किस तरह सब कुछ किया। कहता है सब बहुत बेहतरीन है, लेकिन सब ने इसी चीज़ बात की कि उसने कैसे इन्वेस्टमेंट की, कैसे उसने अच्छी इन्वेस्टमेंट की, जिससे उसको प्रॉफिट हुआ करता। लेकिन इस पर किसी चीज़ ने बात नहीं की। जो मेन चीज़ थी कि वो उसने कब से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। उसने शुरू की थी इन्वेस्टमेंट जब वो 10 साल का था। 10 साल से लेकर उसने जब वो 90 साल का था तब तक उसने वो रिटायर, तो वो हुआ 60 साल की उम्र में। लेकिन कितने उसने 70-80 साल उसने ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट करता, जिसके बाद जाके उसके $84 बिलियन बने। इसकी वजह क्या वजह थी? एक तो उसकी ठीक है इन्वेस्टमेंट भी होगी, लेकिन कहता है मेन वजह क्या थी? मेन वजह थी उसकी कंसिस्टेंसी, जिसको उसने नाम दिया कंपाउंडिंग का। यानी कि उसका स्किल था ना वो इन्वेस्टिंग था, लेकिन उसका था ना सीक्रेट वो टाइम था। यानी उसने टाइम इंतजार किया है, ठीक है। उसने इतना टाइम वो मुसलसल काम करता है, वो भागा नहीं है, इसकी वजह से उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब आता है जी यहाँ पे अगला टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जी गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इनमें क्या फ़र्क है? कहता है गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट नेसेसरली अबाउट मेकिंग गुड डिसीजन, एक अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। यानी कहता है कि लाजमी नहीं है कि गुड इन्वेस्टिंग जो होगी वो गुड डिसीजन की वजह से होगी। अब ये इसकी वजह होती है कि आप मुसलसल की काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने बड़ी मजे की यहाँ पे बातें की हैं, कुछ मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे वो कहता है द एबिलिटी, अब यहाँ पर अब आपने खुद फ़र्क समझना है उसकी बातों से। कहता है द एबिलिटी टू स्टिक अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाइपिंग आउट और बीइंग फोर्स्ड टू गिव अप इज़ व्हाट मेक्स द बिग डिफरेंस। दिस शुड बी कॉर्नरस्टोन ऑफ योर स्ट्रेटजी वेदर इट्स इन्वेस्टिंग और योर करियर और योर बिजनेस योर ओन। कहता है मेन चीज़ जो है ना वो यही है कि आपकी एबिलिटी की, आप कितनी देर कितना टाइम आप किसी चीज़ के जोड़े रहते हैं। क्योंकि आप किसी कुछ काम कर होते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पर आप फोर्स टू गिव अप, आपकी ऐसे आपको फील होता है कि आप जो है ना आप गिव अप करने लगे हैं। तो कितनी देर आप उस काम से जुड़े रहते हैं और उस फोर्स को जो आप पे होता है, दबाव होता है कि इस काम में छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ, मुश्किल आती हैं, कितनी देर आप उनका सामना कर सकते हैं। ये चीज़ ये वो फ़र्क पैदा करती है। ये आपकी रणनीति का कार जो आपकी स्ट्रेटजी है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना करियर बना रहे हैं, आप बिजनेस बना रहे हैं, तो उसका ये मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपने कंसिस्टेंटली वो काम करते रहना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। कहता है इसको आप कह सकते हैं सर्वाइवल मेंटालिटी, ठीक है। इसी वजह से आप वेल्दी रह सकेंगे, वरना गेटिंग वेल्दी यानी कि पैसे कमाने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। आप शुरू में से स्टोरी नहीं दो लोगों की किस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था एकदम, लेकिन बाद में उन्होंने खो दिया था क्योंकि उनको पैसा कमाना ज़्यादा था, लेकिन उनको पैसा नहीं कि वो पैसा अमीर रह नहीं सके। वो अमीर तो हो गए थे, लेकिन वो स्टेइंग वेल्दी, बात ये है कि गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी में फ़र्क है। तो कहता है देयर आर टू रीज़न कि आपको क्यों सर्वाइवल मेंटालिटी को अपनाना चाहिए। पहली रीज़न कहता है ऑब्वियस है कि क्योंकि कुछ फ़ायदे जो है ना वो उससे बहुत ज़्यादा है कि आपके सारा अकाउंट हो जाए, यानी कि सारे आप अमीर और गरीब हो जाएं, आपके सारे पैसा चला जाए, सब कुछ चला जाए आपका। और दूसरी वजह वो है जो चैप्टर 4 में, यानी कि जो हमने से पिछले चैप्टर की कंपाउंडिंग उन्होंने बताई है कि आप थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे ना। अगर ये सर्वाइवल मेंटालिटी है कि आपने थोड़ा थोड़ा करना है, करते रहना है, मुसलसल कोई काम करते रहना, ठीक है। तो आप अप एंड डाउन आते हैं, आपने उस काम को छोड़ना नहीं है, समझ आइए। अच्छा, फिर आगे वो बात करता है कंपाउंडिंग ओनली वर्क्स। कहते हैं कंपाउंडिंग तब वर्क करेगी इफ़ यू कैन गिव एन एसेट। कहते हैं जब आप अपने असासे को सालों साल देंगे ग्रो करने के लिए। कहते हैं ये इसकी एग्जाम्पल्स दिए कि एक पौधे को उगाने की तरह, दरख्त को उगाने की तरह, जिसको आप है ना उसके बहुत सारे आप जितना साल इंतजार करेंगे उतना आपको प्रोग्रेस मिलेगी। कहते हैं अगर 10 साल इंतजार करेंगे तो आपको एक अच्छा डिफरेंस मिलेगा, अच्छा आपको फ़र्क नजर आएगा। कहते हैं अगर आप 50 साल इंतजार करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मिलेगा, ठीक है। कहता है ये इसकी मिसाल दरख्त कितने हैं, ठीक है, कंपाउंडिंग कितना। कि अगर आप जो असासे हैं उनमें वेट करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें रिएक्ट करते रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। बट गेटिंग एंड कीपिंग दैट एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक ग्रोथ रिक्वायर्स सर्वाइविंग ऑल द
प्रेडिक्टेबल अप्स एंड डाउन, लेकिन कहता है वो सब जो है ना ग्रोथ या जो सब रिजल्ट्स आएंगे वो उसको हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको अप एंड डाउन या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल आते हैं उन सब का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, गिव अप नहीं करना पड़ेगा उस सब देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात की है, कहता है फिर वीकेंड स्पेंड हम कहते साल लगा सकते हैं ये देखने के लिए कि जो था ना वैलन उसने किस तरह अपने रिटर्न्स लिए, किस तरह उसने अच्छी कंपनी ढूंढी, किस तरह उसने चीपेस्ट स्टॉक्स ढूंढे, सस्ते स्टॉक थे वह महंगे हो गए, किस तरह उसने ढूंढे मैनेजर। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लेस हार्ड करे, इससे कम जो है ना वो जो सख्त काम है इससे कम मुश्किल काम है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट काम ये है कि हम देखें उसने क्या नहीं किया। उसने क्या नहीं किया, उसने कभी भी कर्जा नहीं लिया, उसने पैनिक नहीं किया। उसकी ज़िंदगी में जब था तो 14 रिसेशंस आए थे, ये उसने पैनिक नहीं किया, बेचा नहीं स्टॉक्स को। उसने ही डिडंट सली हिज बिजनेस रेपुटेशन। ठीक है, उसने वो किसी एक स्ट्रेटजी के साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जुड़ा नहीं रहा। ठीक है, ही उसने दूसरों के पैसे पर रिलाई नहीं किया, ही डिडंट रिलाई ऑन अदर मनी। ठीक है, ही डिडंट बर्न हिमसेल्फ और क्विक, उसने क्विक नहीं किया। ठीक है, कहता है ये वजह कि इसकी जो थी ना सर्वाइवल, इसकी स्ट्रगल जो इसकी थी सर्वाइवल मेंटालिटी, इसकी वजह से उसने पैसा कमाया। और फिर आगे कहता है एक और उसने बात की यहाँ पे कि टू शो यू वर्क, कहता है मैं बताने के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं वो स्टोरी सुनाता हूँ रिक की। कहता है आपने स्टोरी सुनी होगी ना कि इन्वेस्टिंग जो डीओ है वैलन का और चार्ली का। ठीक है, लेकिन कहता है 40 साल पहले इनके साथ एक और बंदा भी था होता है रिक। कहता है वैलन, चार्ली और रिक, कहता है इन्होंने इकट्ठे इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू बिजनेस मैनेजर टुगेदर ने जो थे ना बिजनेस मैनेजर, उनके साथ इंटरव्यू इन्होंने इकट्ठे किया था तीनों बंदों ने, लेकिन फिर एकदम जो था रिक वो गायब हो गया। ठीक है, एटलीस्ट रिलेटिव टू बुफेट एंड मंगल्स सक्सेस। इन्वेस्टर मोनिश वंस आस्क, कह रहा है एक इन्वेस्टर है मोहनिश, उसने पूछा एक वैलन से एक बार कि जो आपके साथ रिक होता था उसको क्या हुआ है। ठीक है, तो वैलन ने जवाब दिया, चार्ली एंड आई ऑलवेज न्यू दैट वी वुड बिकम इनक्रेडिबली वेल्दी। कहता है जो थे ना, अब आगे से वैलन ने जवाब दिया कि चार्ली और मुझे था पता कि हम जो है ना वो बहुत अमीर होंगे हम, लेकिन इसलिए हम जल्दी में नहीं थे। वी वर नॉट, हम जल्दी में नहीं थे। वी वर नॉट इन अ हरी टू गेट, कहता हम जल्दी में नहीं थे कि हमने अमीर होना। वी वर नॉट इन अ हरी टू गेट वेल्दी, क्योंकि हमें था पता हो जाएगा, ये होकर रहेगा। वी न्यू इट वुड हैपन, ये होगा, हमें था पता। लेकिन था रिक, कहता रिक भी माइज नहीं सही था, माइज नहीं स्मार्ट था, लेकिन वो जल्दी में था। रिक वाज जस्ट एज स्मार्ट एज अस, बाकी वाज इन हरी। कहता इसके साथ क्विट कर गया, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। कहता क्या हुआ था 1973 1974 में जब डाउन टाउन आया, रिक जब बड़ा लोन्स लिए थे तो जिसकी वजह से उसको फिर लोन वापस करने पा गए और उसने स्टॉक्स जो है ना वो लॉस में बेच दिया और वो वापस कभी नहीं आया। कहता है चार्ली, वैलन एंड रिक जो तीनों इक्वली स्किल्ड जो थे कि वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वैलन और चार्ली ने एक अपना स्किल और ऐड कर लिया था, वो था स्टेइंग वेल्दी। किस तरह वो वेल्दी रह सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, पैसा कमाना नहीं, किस तरह पैसे को संभाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है वो स्किल था जो ओवर टाइम, विच ओवर टाइम इज़ द स्किल दैट मैटर करता है, जो ये वो स्किल है जो जो वक्त के साथ बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर ये स्किल नहीं होगा ना तो आप कहीं ना कहीं जाके अभी बेशक पैसा कमा लें, कहीं ना कहीं जाके आप लाजमी मार खाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप बेसिक चीज़ क्या है कि आपने कंपाउंडिंग, आपने कभी हिम्मत नहीं आनी और आपने मुसलसल मेहनत करते रहना। ठीक है, और जो काम कर रहे हैं उसमें आपने लगे रहना। ठीक है, और अब जल्दबाजी नहीं करनी, आपने कहना बस इनमें काम कर मुझे पता ही हो करेगा। ठीक है, आपको इतनी श्योर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की बातें आपने काफ़ी ज़्यादा पिछली जो हमने 3 किताबें पढ़ी हैं उनमें भी सुनी होंगी, तो आप वो जाके लाजमी देख सकते हैं। उसमें भी ऐसी बड़ी अच्छी सी बातें थी। इसके बाद ये दोस्त ने बड़ी अहम यहाँ पे हाईलाइट की हैं, बातें लिखी हुई हैं, बोल्ड की हुई हैं। कहता मोर देन आई वांट बिग रिटर्न्स, आई वांट टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, एंड इफ आई एम अनब्रेकेबल आई एक्चुअली थिंक आई विल गेट द बिगेस्ट रिटर्न्स बिकॉज आई विल एबल टू ब्रेक स्टिक अराउंड लॉन्ग इनफ फॉर कंपाउंडिंग टू वर्क वंडर्स। कहता है अगर मैं चाहता हूँ ना कि मुझे बड़े रिटर्न्स मिले तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हो जाऊँ, एंड इफ़ आई एम अनब्रेकेबल आई एक्चुअली थिंक आई विल गेट, कहता है मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अनब्रेकेबल हो जाऊँगा तो मैं सोचता हूँ कि आई एक्चुअली थिंक दैट कि मुझे बड़े अच्छे रिटर्न मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है बिकॉज आई विल, क्यों मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे मैं एक आई विल स्टिक, आई विल बी एबल टू स्टिक, क्योंकि मैं एक चाइना आइडिया उसके साथ एक काम जो कंपाउंडिंग है, क्योंकि ये काम मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे पता है कि जो कंपाउंडिंग है ना वो बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। नहीं अगर आप कंसिस्टेंटली भी काम करते हैं तो वो बहुत शानदार तरीके में उसका आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अगर आप बहुत अच्छे तरीके काम करते हैं। कहता है इसलिए मुझे पता है कि मैं अगर ये करता रहूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा रिजल्ट मिलेंगे और मैं फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हो जाऊँगा। दूसरा कहता है कि planning is important, but the most important part of every plan is to plan on the plan, not going according to plan। अब इसमें वो कह रहा है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करें, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना प्लान का वही है कि उस प्लान पे भी प्लान करें, उस प्लान को भी प्लान करें जो
आपने तब क्लिप बनाया कि अगर अभी जो बनाया प्लान होगा वो काम नहीं करता ना, जो आपने एक और बनाया प्लान, फिर अगर जैसे प्लान बी होगा आपका, उस पर भी आप काम करें, ठीक है। वो ये कहा ये उसने यहाँ बात देखी है। इसके बाद शुरू कर देता है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है जी, टेल्स यू विन, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्च्यून। इसको इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारी इस तरह की इस सीरीज़ की तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।